हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें पहला एक्सरसाइज जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे हमेशा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे इस लॉकडाउन में सभी को पढ़ाई हो सके। तो जानेंगे, सबसे पहला एक्सरसाइज है और पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का मिलेगा क्या, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो ये जानेंगे। कहता जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया कर ले और एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को लिए हैं और क्लोरीन को लिए हैं, ये दोनों को मिलाते हैं और मिलाने के जो फलस्वरूप जो जिस पदार्थ का निर्माण हो रही है इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, और इसमें एक बात और जानेंगे क्या कि ये विक्रिया में, इस समीकरण में जो पदार्थ भाग लेगा, इसमें भाग लेगा, उस भाग जो पदार्थ लेगा यहाँ पे भाग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या 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 चीज लिया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया है और एक क्लोरीन लिया है। तो ये दोनों क्लोरीन को हम लोग मिला दिए और तीसरा चीज का निर्माण कर दिए। क्या चीज का निर्माण किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया जो HCl है। इसे हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। इसमें देखिए आप लोग के सामने दो गो सिर्फ दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हो सकता है कोई समीकरण मिले जिसमें 3 हो, 4 हो। ठीक है। इसमें प्रतिफल भी उसी तरह से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकती है। ठीक है। तो अभिकारक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारक। अभिकारक क्या होती है, अभी ऊपर में ही बताए हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक किसे बोले, जो पदार्थ क्या हो भाग लेगा अभिक्रिया में, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग परिभाषा इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिकारक बोलते हैं। ठीक है। तो इस जो ऊपर जो समीकरण हम लोग लिखे हैं इसमें आपसे पूछ दिया जाए, कोई पूछते कि इसमें बताओ कि अभिकारक कौन होगा, तो क्या बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। एक हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है। और जब पूछ दिया जाए कि आप प्रतिफल बताइए इस समीकरण में, तो क्या बताइएगा आप, HCl है। जो कहने का मतलब, इसमें एक पॉइंट और जानेंगे क्या कि जो बाएं तरफ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और जो दाएं तरफ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है। चलिए, प्रतिफल किसे बोल रहे थे, अभी ऊपर में हम लोग बताए कि वे पदार्थ जो क्या हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या होनी चाहिए, भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस नए पदार्थ को ही क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, HCl था नहीं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि। मतलब कि जो कार्य करता है, किसी भी कार्य करने के लिए हमें एक क्रिया विधि होनी चाहिए। कैसे हम इस काम को करेंगे तो होगा, और इस जो रासायनिक अभिक्रिया जो बनती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अभिकारक के अणु क्या हो जाती है, इसमें टूट जाता है, टूट कर क्या हो जाती है, परमाणु परिणित हो जाती है। जैसे कि अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे, H2+ O2 को लेते हैं, निर्माण कर देगा क्या चीज का होगा, H2O का। नहीं, सब जानते हैं
हाँ H2O का निर्माण होगा। जैसे कि देखिए वही चीज बताए, यहाँ पे जो H था क्या हो जाती है, इसका अणु टूट जाता है, किसमें टूट जाती है, परमाणु में टूट जाती है। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये भी परमाणु में टूट जाती है। फिर परमाणु में ये दोनों टूट कर क्या हो जाता है, मिल जाता है। मिल कर ये क्या कर देती है, नए बंध का निर्माण करता है, बंधन का निर्माण करके क्या बना देता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब इस तरह से क्रिया इसका होती है। ठीक है, अब जानेंगे इसके अगला पॉइंट। हाँ देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, कुछ विशेषता, जैसे भी कोई भी मनुष्य होती है, किसी भी वस्तु की एक विशेषता होती है, तो उसी तरह हम लोग जानते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो पीछे पढ़े उसके बाद उसकी भी विशेषता होती है। क्या क्या चीज विशेषता होती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सबसे पहला इसकी विशेषता होती है गैस की उत्पत्ति करना। जैसे कि पूछ दिया जाए कि मनुष्य की विशेषता क्या होती है, तो हम लोग खाना खाते हैं, इस तरह से इसकी भी विशेषता होती है। जैसे कि पहला इसका होती है, क्या होती है, गैस की उत्पत्ति करना। ठीक है, इसमें क्या होनी, जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं हम लोग, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी गैस का उत्पत्ति कर देता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे जेडेन के लेते हैं हम लोग, किसके साथ करते हैं, जिंक को हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या चीज का निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड का निर्माण होती है। साथ में एक चीज का और देती है, वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, गैस है तो वो निकलती है, तो गैस की उत्पत्ति हो रही है। ये जो चिन्ह रहेगा ऊपर के तीर के निशान, इससे ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पदार्थ ऊपर की ओर बाहर निकल रही है। ठीक है, अब जानेंगे दूसरा इसकी विशेषता। दूसरा विशेषता क्या होती है सर, देखते हैं यहाँ पे अपक्षेप का बनना। अपक्षेप भी बनती है, हाँ अपक्षेप भी बनती है। जैसे में हम लेते हैं, क्या चीज का लेंगे, एक सोडियम क्लोराइड लेते हैं और दूसरी पदार्थ लेते हैं, क्या लेते हैं, AgNO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, Ag हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं हम लोग और गर्म करते हैं ये दोनों को, तो किस चीज की निर्माण होती है, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। प्लस एक चीज और बनती है, क्या बनती है, सिल्वर क्लोराइड बनती है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होती है, ये जो रहता है क्या रहती है, अपक्षेप के रूप में रहती है। क्या चीज के रूप में रहती है, अपक्षेप के रूप में रहती है। अपक्षेप मतलब समझते हैं ना आप लोग, अपक्षेप मतलब होता है ये एक ठोस पदार्थ होती है। ठीक है, कुछ बच जाता है ना आपसे, जैसे हम लोग सब्जी लाते हैं घर में, तो सब्जी लाते हैं तो उसमें से कुछ कचरा सा निकलती है, कुछ खराब निकल जाता है, जो चीज बच गया उसे हम लोग बाहर करते हैं, उस चीज को हम लोग अपक्षेप बोलते हैं। इसमें भी क्या चीज निकल रहा था, सिल्वर क्लोराइड निकल रही थी। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हम लोग, अगला जो विशेषता इसकी है क्या है, रंग में परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन भी होती है, हाँ रंग में भी परिवर्तन होती है। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। आप लोग नाम सुने होंगे पोटेशियम परमैंगनेट, मार्केट में मिल जाती है ये सब चीज। पोटेशियम परमैंगनेट को आप ले आइए, लाकर उसमें क्या कीजिए, उसकी रंग कैसी होती है, बैगनी रंग की होती है। जब पोटेशियम परमैंगनेट लाइएगा तो उसका रंग देखिएगा किस कलर की रहती है, बैगनी कलर की रहेगा। अब बैगनी कलर का उसमें क्या करते हैं हम लोग, नींबू का रस डालते हैं। नींबू सबके पास अवेलेबल होगा, सबके पास अवेलेबल मिल जाएगी। क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के पास क्या करेंगे, उसमें हम नींबू का रस डालते हैं। तो जैसे ही रस डालेंगे ना, क्या होगा, उसमें जो बैगनी कलर था किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी कलर था वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रंग में परिवर्तन हुआ, हाँ रंग में भी परिवर्तन कर दिए। चलिए अब करते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भी होती है, हाँ अवस्था में परिवर्तन भी होती है। जैसे कि सर, जैसे में देखते हैं हम लोग अभी एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे H2+O2 सबसे सिंपल उदाहरण है ना, H2+ बनाएगा क्या चीज जी, आप लोग सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं ये सब। H2O नहीं, चलिए H2O जल का निर्माण करेगा। देखिए तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, आप लोग कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी से, इसका आप लोग सब कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे।
इसमें H2 है जो होती है, इसकी प्रकृति अब हम बताते हैं। इसकी प्रकृति कैसे होती है, गैस होती है। और इसका जो होता है हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का जो प्रकृति होती है कैसी होती है, ये भी गैस रहती है। पर ये दोनों मिलती है, मिलकर क्या चीज का निर्माण करती है, जल का निर्माण करता है। जल का तो निर्माण करता है सर, अवस्था को चेंज तो नहीं हुआ। ये जो होती है क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। द्रव अवस्था में रहती है नहीं, देखिए अवस्था में चेंज हुआ। यहाँ पे क्या था, गैस था, यहाँ पे गैस था ना, यहाँ पे गैस था, ये हाइड्रोजन भी गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, मगर ये दोनों मिला और मिलकर क्या चीज का निर्माण कर दिया, जल का निर्माण कर दिया। नहीं, चलिए जल का निर्माण, जैसे कि एक पिक्चर हम लोग दिख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, देखिए आप लोग, यहाँ पे ये था जो लिक्विड अवस्था में था, क्या है यहाँ पे, लिक्विड होगा, जल होगा। जल को हम लोग गर्म करेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो ये वाष्प बनकर उड़ जाएगा, गैस में परिवर्तन में चेंज हुआ। हाँ चेंज हुआ, द्रव था यहाँ पे, चेंज क्या में आ गया, गैस में आ गया। उसके बाद गैस जो होती है, यही जो बादल ऊपर जो बादल जो रहते हैं गैस, वो क्या करती है, वर्षा के रूप में हम लोग के पास बर्फ गिराती है। बर्फ गिरती है नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं पत्थर गिरा है ऊपर से, नहीं तो जो बर्फ जो गिरा वो क्या चीज भी कौन अवस्था में आया, सॉलिड नहीं, ठोस अवस्था में आया। देखिए इसकी अवस्था चेंज हुआ, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं अधिकतर चीज में रासायनिक अभिक्रिया का पालन करते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग जाने देखते हैं। हाँ, अगला पॉइंट कितना पॉइंट था, 5वां पॉइंट था, क्या चीज में, ताप में परिवर्तन। सर 4 में परिवर्तन कर दिए, अब 5वां में भी परिवर्तन भी होती है। हाँ 5वां परिवर्तन क्या होती है, ताप में परिवर्तन होती है। ताप में परिवर्तन कैसे होगा, देखते हैं। ताप में परिवर्तन होती है जो 2 प्रकार से होती है। देखिए ताप में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। कैसे सर, ताप में परिवर्तन 2 प्रकार के, हाँ 2 प्रकार के। पहला जो होती है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है, जिसे आप कैसे किसे बोलेंगे सर, ऊष्माक्षेपीय, किसे बोलेंगे ऊष्माशोषी। चलिए हम समझाते हैं। यदि कोई भी अभिक्रिया हो और उस अभिक्रिया में क्या होनी चाहिए, ऊष्मा का निष्कासन होगा, क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। बहुत सी सिंपल है, सभी को याद हो जाएगी। क्या है, कोई भी अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया आपके सामने हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, ऊष्मा का निष्कासन, यानी कि उसमें उससे वो अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं और या उस अभिक्रिया को हम लोग देख रहे हैं, तो उस अभिक्रिया में क्या होनी चाहिए, ऊष्मा का निष्कासन होना चाहिए। ऊष्मा यानी हीट, गर्म हीट जब बाहर निकलेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। समझ गए, जैसे कि किस उदाहरण में क्या लिए थे हम लोग जी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या चीज का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तीसरा क्या निर्माण होता है, तीसरा होती है ऊष्मा का निष्कासन। जब ऊष्मा का निष्कासन होगा क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, दूसरा परिवर्तन होती है आपके सामने है इस पे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी किसे बोलेंगे सर, ऊष्माशोषी किसे बोलेंगे, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होनी चाहिए, ऊष्मा का शोषण होना चाहिए। शोषण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, शोषण वर्ड का मतलब होता है अवशोषण, उसके पास कमी है अभी। जैसे कि हम लोग के पास पैसे की कमी होती है तो किसी से लेते हैं नहीं, उसी तरह से इस अभिक्रिया में इसके पास क्या चीज की कमी होती है, ऊष्मा की कमी होती है। और इस अभिक्रिया को जब ऊष्मा की कमी होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें किसको किसको लिए हैं, हाइड्रोजन को लिए हैं और किसके साथ मिलाए हैं, आयोडीन गैस के साथ मिलाए हैं। किस चीज का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ है। प्लस इसकी कमी क्या चीज की हुई है, ऊष्मा को। जब ऊष्मा की कमी होगा क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। दोनों याद हो गया होगा आप लोग को। पहला ऊष्माक्षेपी था जिसे हम लोग क्या बोले, जब उसकी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होगा या उत्सर्जन होगा यानी बाहर होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जब ऊष्मा की कमी होगी तो क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आप लोग का, चलिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक पहला एक्सरसाइज हम लोग दिए थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। समीकरण था ना, वही रासायनिक समीकरण। कौन,
देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, जब हम किसी भी रासायनिक को क्या करेंगे, एक संकेत के द्वारा दर्शा दिए संक्षिप्त रूप। जब देखिए, एक पहले हम मान लेते इस चीज को लिए हैं, वैज्ञानिक लोग के पास पहले तो इस चीज का लिखते थे, जैसे नामकरण करते थे, नामक। अभी तो ये इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में संकेत के द्वारा दर्शा दे, जैसे कि यहाँ पे लिखते क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते और यहाँ पे क्लोरीन के लिखते, बड़ा नहीं होगा, बड़ा हो जाता, हाइड्रोजन को मिलाते लिखते, यहाँ पे लिखते क्लोरीन को मिलाकर क्या चीज का निर्माण करता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता, यानी कि ये थोड़ा बड़ा था। यही चीज को हम संकेत और सूत्रों के द्वारा दर्शा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। सिंपल सी बात है, क्या करना है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी संकेत के द्वारा हम दर्शाएंगे, लिखेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है ऊपर में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से क्या होनी चाहिए, संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाती है। यानी कि सिंपल सी याद रखनी है हम लोग को कि यदि हम संकेत और सूत्रों की सहायता से मदद से लिख रहे हैं किसी भी समीकरण को, किसी भी अभिक्रिया को, हम लोग क्या बोलेंगे, उसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब इसका नियम होती है कुछ तो नियम, जैसे कि किसी भी कार्य करने के हमें नियम होती है, नहीं नियम होती है, तो उसी तरह से इसका भी नियम है लिखने का। कैसे लिखेंगे, चलिए लिखने का नियम है, पढ़ लेते हैं इसका भी। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होती है, रासायनिक अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। कहता है कि जो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे, अभिकारक, याद है, अभिकारक यहाँ पे ये होगा, ये अभिक्रिया लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग अभिकारक लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसे, अभिकारक। हाँ, ये वाला हम लोग अभिकारक के बारे में जानते हैं, अभी भी बताए थे। सबसे पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया के पहले बाद थोड़ा सा, कि जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। देखो इस समीकरण है, ये समीकरण एक है, इस समीकरण में कौन कौन भाग ले रहा है, ए ले रहा है और प्लस बी ले रहा है, ये दोनों भाग ले रहा है, उसी को तो अभिकारक बोलते हैं। वही चीज कहता है कि अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। कहता है कि जो अभिकारक जो होती है संकेत, उसके संकेतों के द्वारा लिखेंगे, जो समीकरण के कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है कि अभिकारकों के संकेतों के बीच धन या धनात्मक का चिन्ह लिखेंगे, ये नियम है। दूसरा कहता है कि हम कोई समीकरण लिख रहे हैं तो देखते होंगे कि सर जब एग्जाम्पल हम खुद दे रहे थे अभी कि एच लिख रहे थे, अब प्लस बीच में दे रहे थे। क्यों प्लस दे रहे थे, क्योंकि मेरा नियम जो कहता है लिखने का कि जितना भी संख्या आएगा, जितना भी संकेत आएगा इसमें, वो सब के साथ साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाते चल जाएंगे। अभी मेरे पास 2 था, 2 में प्लस लगाएंगे, 3 था, 3 में प्लस लगाएंगे, 4 आएगा, 4 में प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिफल के संकेतों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। क्या कहता है, कहता है कि जो प्रतिफल है इस समीकरण में उसको हम कहां पे रखेंगे, दाईं ओर रखेंगे, किसके, समीकरण के। ठीक है, जो पदार्थ निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोल रहे थे, उसी को कहता है दाएं के लिखने। चौथा कहता प्रतिफलों के संकेतों के बीच धनायन का चिन्ह देंगे। जिस तरह हम लोग अभिकारक के, यदि 1 था, 2 था, 2 था प्लस दिए, 3 था प्लस देंगे, 4 आएगा प्लस देंगे, उसी तरह अभिकारक में उसी तरह हम लोग इसमें प्रतिफल में देंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए प्लस दिए, C1 था प्लस दे दिए, जैसे 2 आया प्लस दे दिए। ठीक है, अगला कहता अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाले स्थान पर तीर का निशान दिया जाता है। अब हमको पता, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्लस देते, जैसे यहाँ पे जो तीर का निशान दिया हुआ है, ये तीर का निशान दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग प्लस का चिन्ह दे देते, प्लस का चिन्ह देते। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए
यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह दे देते, पता चलता जी कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है, सब लगता कि अभिकारक ही है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसका नियम में क्या कहता है कि आप अभिकारक को और प्रतिफल को दोनों को क्या करें, अलग करने के लिए बीच में किस चीज के चिन्ह दें, तीर का निशान दें। ठीक है, तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक था, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद बता दें आप लोग को कि इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक दें, कमेंट में उसका जवाब दें, क्वेश्चन पूछें, हम जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।